दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। लेकिन आम इंसान तो पुलिस के नाम से और पुलिस थाने से दोनों से घबराता है। तो अगर उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई तो वो क्या करेगा? कहीं थाने पर चला जाए पता करने के लिए कि भाई क्या मामला है। अगर जाता है तो उसको इस बात का डर है कि कहीं पुलिस उसको बैठा ना ले, कहीं गिरफ्तार ना कर ले। तो ऐसी स्थिति के अंदर कौन से रास्ते हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं? अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके सवाल भी कर सकते हैं आप दोस्तों। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कौन से धाराओं के अंदर पंजीकृत हुई है। उन धाराओं का आप पता करें। अब कैसे पता कर सकते हैं? आप पता करने जाओगे, गिरफ्तारी हो सकती है, तो किसी अन्य व्यक्ति को भेज सकते हैं हम। किसी अन्य व्यक्ति के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसका उस अपराध से संबंध नहीं है वो व्यक्ति हो सकता है, या आपका वकील हो सकता है। अपने वकील को भी आप भेज सकते हैं। वो थाने पर जाएगा, थाने पर जाकर के देखेगा कि मामला क्या है और कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। क्योंकि बहुत से मामले ऐसे हैं जो बेलेबल धाराओं के मामले होते हैं, जमानती अपराध होते हैं। ऐसे मामलों के अंदर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं रखती है, आपको बिठाएगी भी नहीं। वो तुरंत पूछताछ करके आपको छोड़ देगी ऐसे मामलों के अंदर। तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि कॉग्निजेबल होते हैं, जिसमें पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अरनेश कुमार वाला, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर किसी मामले में 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है और ऐसा कोई मामले का आरोप आपके ऊपर लगाया गया है, कोई ऐसी धारा लगी है आपके ऊपर जिसमें आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अरनेश कुमार का जो जजमेंट है उसकी गाइडलाइन के अनुसार पुलिस को ये निर्देश है कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता ना हो तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करना है। अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो जिसने ऐसा ऑफेंस किया है, तो फिर आपको वो रीज़न देना पड़ेगा कि आपने उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया, और रीज़न होना चाहिए जस्टिफाइड। आपकी बात का, आपकी गिरफ्तारी का जस्टिफिकेशन होना चाहिए। सिर्फ ये लिख देना कि वो गवाहों को धमकाएगा या फिर वो कहीं विदेश भाग जाता, इस वजह से हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, ये चलने योग्य बात नहीं है। बेस चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए कि भाई इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के हम बोल रहे हैं, जैसे कि फला व्यक्ति ने वीज़ा बनवा लिया था या टिकट करवा लिया था विदेश जाने का, तो साहब ये वीज़ा है या फिर ये टिकट है, ये प्लेटफॉर्म हो गया ना खड़ा होने का कि साहब ये भाग जाता, अगर देख लीजिए आप, हमारे पास ये सबूत है इस बात का, तो ये रीज़नेबल रीज़न हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे मामलों के अंदर जहाँ 7 साल तक की सज़ा का मामला है, ऐसे मामले के अंदर भी पुलिस को अगर आवश्यकता नहीं है तो गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जजमेंट में। तो अब जब आपका वकील जाता है या आपका इंटरमीडिएटर जाता है तो वो पता करके आता है कि भाई मामला क्या है, कितने साल तक की सजा हो सकती है उन धाराओं के अंदर। अगर आपको पता चल जाती है धारा तो आप खुद चेक कर सकते हैं गूगल के ऊपर जा करके, भाई ये सेक्शन है, जैसे मान लीजिए 323 है और 341 है। तो दोस्तों, ये तो हुई एक बात कि क्या करें अगर एफआईआर दर्ज हो जाए, तो ये करेंगे अपन। अगर मान लीजिए आपको ये जानना है कि आपको एफआईआर की कॉपी मिल जाए कैसे भी, अब आरटीआई लगा सकते हैं वैसे तो पुलिस के अंदर, लेकिन समय लगता है आरटीआई लगा करके अगर आप एफआईआर लेना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब भी कोई मामला दर्ज होता है ना, तो संबंधित न्यायालय होता है उस थाने का जिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, तो वहाँ पर उसकी कॉपी भेजेगी ही भेजेगी। जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई ना, तुरंत कॉपी भेज देते हैं न्यायालय के अंदर। तो जो अपना वकील है उससे आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भाई क्या मामला है, क्या धाराएँ हैं, और आप सर्टिफाइड नकल भी वहाँ से निकलवा सकते हैं अपने वकील के माध्यम से या मुंशी के माध्यम से। तो ये भी एक तरीका हो गया। अगर आपको ये आशंका है जो मामला आपके ऊपर दर्ज हुआ है उसमें आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो इस तरीके के मामले के अंदर आपको तुरंत एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हस्बैंड वाइफ के जो मामले हैं, ऐसे मामलों के अंदर जहां पत्नी मायके गई हुई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मायके जाने के बाद कुछ समय बाद वो एफआईआर दर्ज कराती है, तो वो जो अरनेश कुमार वाला जजमेंट है पुलिस उसको ही फॉलो करती है आमतौर पर। भाई जब आपने कुछ किया नहीं है ना, तो ये मान के चलिए कि 99% आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, चाहे हस्बैंड वाइफ का मामला हो या कोई अन्य मामला हो। लेकिन किसी लड़की के साथ बलात्कार जैसा कोई झूठा आरोप लगाया आपके ऊपर कि भाई बलात्कार का अटेम्प्ट किया या बलात्कार किया या छेड़छाड़ किया, तो ऐसे मामले में संभावना बन जाती है, क्योंकि लड़कियों को
जैसे ही थाने पे जाएगी, आदेश है पुलिस थाने को कि तुरंत एफआईआर दर्ज करनी है। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है साहब। और जब कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, और कुछ भी उसने तथ्य दिया तो पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच जाएगी आपको। तो ऐसे में भी आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। सेशन कोर्ट में अप्लाई करना चाहिए पहले, अगर वहाँ से खारिज हो जाती है आपकी एंटीसिपेटरी बेल तो हाई कोर्ट में अप्लाई करके आप एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त कर सकते हैं। जिस बेस पर आप ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो शिकायत है वो मनगढ़ंत है या झूठी है या बेसलेस है, कोई भी तथ्य इसके पास नहीं है इस प्रकार का जो ये बात कह रही है, ये जो शिकायत कराई गई है आपके खिलाफ, तो अपनी बात आप जाकर के हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट के ना जहाँ आपने एंटीसिपेटरी बेल लगाई है वहाँ पर रखवाएं अपने वकील से। आप तो अंडरग्राउंड हो जाए अगर आपको गिरफ्तारी का डर है तो जब भी कोई एफआईआर आपके विरुद्ध दर्ज होती है तो इन तरीकों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जहां आपने एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त कर ली, उसके बाद आप थाने पे जाएंगे, वहां जाकर जमानत तस्दीक कराएंगे और पुलिस को अपनी पक्ष रखेंगे कि भाई किस तरह से ये जो व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है वो गलत है, मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पे आपके पास क्या प्रूफ है वो भी आप पेश कर सकते हो उस पुलिसकर्मी के खिलाफ। तो इस तरह से आप जब भी कोई व्यक्ति आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है तो डील करें। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।